हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर। आज क्लास 10th जियोग्राफी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के 5 लेक्चर को लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं इसे। पीछे आपने पढ़ा था सॉइल, आज देखेंगे आप लोग सॉइल इरेजन्स। तो सॉइल इरेजन्स है क्या, यानी मृदा अपरदन क्या होता है। तो मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरेजन एंड इट फ्लो इज कॉल्ड ऑफ सॉइल इरेजन। यानी जो सॉइल का फ्लो होता है या सॉइल का कटना और उसका बहना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा के बनने यानी जो सॉइल फॉर्मेशन होता है और अपरदन यानी जो सॉइल इरेजन होता है, ये क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। यानी सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरेजन्स में एक संतुलन होता है। जैसे जितनी मिट्टी बनती है उस हिसाब से कुछ मिट्टी कटती रहती है। किंतु जो सॉइल इरेजन है वो है क्या, परंतु मानवीय क्रियाएं यानी जो ह्यूमन एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वन उन्मूलन यानी कि फॉरेस्ट ओवर पास्टोरलिज्म, अति पशुचारण, ठीक है ना। तो इसमें अति पशुचारण हो गया, कंस्ट्रक्शंस यानी निर्माण, मीनिंग्स माइनिंग यानी खनन। तो यहाँ देखें कि इराडिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ओवर पास्टोरलिज्म यानी कि अति पशुचारण, कंस्ट्रक्शंस एंड मीनिंग्स, ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं या ह्यूमन एक्शंस हैं, इनके कारण जो ये संतुलन है वो गड़बड़ होता है या बिगड़ जाता है। यानी जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, जिसके कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत कटकर बह जाती है और मिट्टी धीरे धीरे अनुपजाऊ हो जाती है, यानी अनप्रोडक्टिव हो जाती है। इसे हम जब मिट्टी धीरे धीरे अनुपजाऊ होती है तो इसे हम बैड लैंड्स कहते हैं या उत्खात भूमि कहते हैं। कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि उत्खात भूमि क्या है, तो आप कहेंगे जब मिट्टी धीरे धीरे कृषि के योग्य नहीं हो जाती या उपजाऊ नहीं रह जाती तो उसे बैडलैंड कहते हैं, नहीं उत्खात भूमि कहते हैं, या उसी को हम लोग बैडलैंड कहते हैं। तो जो हिमनद है यानी कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉइल इरेजन, सॉइल इरेजन में हिमनद, पावने और बहता हुआ जल मृदा अपरदन में सहायक होते हैं। यानी विंड, ग्लेशियर्स और रनिंग वाटर इरोड द सॉइल, यानी यह मृदा का अपरदन करते हैं। तो कई एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को जानना है और उसी तरह से आपसे पूछे जाएंगे। जैसा पहला है गुलीज इरेजन्स यानी अवनलिका। तो अवनलिका है क्या, जब बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं, यानी कि गहरी वाहिका का मतलब क्या है, आपको ऐसे समझना है कि जब रनिंग वाटर जो होता है वो जो है एक डीप चैनल तैयार कर लेता है या गहरी खाई की तरह तैयार कर लेता है, उसे ही अवनलिका कहते हैं। यानी जब तीव्र गति से बहता हुआ जल मृदा को काटते हुए गहरी वाहिका तैयार करता है उसे हम क्या कहते हैं, अवनलिकाएं कहते हैं। यानी द रनिंग वाटर कट थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल एज गुलीज इरेजन्स। तो हम लोग इस चित्र में देखते हैं आपको ये दिख रहा है, ये जो कटान है यहाँ पे देखें तो ये जो कटान है यही जो है अवनलिका है या गुलीज इरेजन्स है। समझ गए होंगे, चित्र से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सेकंड देखते हैं सीट इरेजन्स यानी चादर अपरदन। तो चादर अपरदन क्या है कि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि जो जल है वो एक जगह से न होकर पूरी बराबर सतह से ढाल के अनुसार बराबर बहता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र की ऊपरी जो मृदा होती है वो घुलकर मिट्टी के साथ बह जाती है, उसे हम चादर अपरदन या सीट इरेजन्स कहते हैं। यानी इसमें आपको समझना है कि मैनी टाइम्स द वाटर फ्लो, ठीक है ना, वाटर फ्लो डाउन स्ट्रीम विथ ए मतलब ग्रेडियंट्स कवरिंग ए विंड एरिया। यानी आपको समझना है एक निश्चित एरिया जो उस एरिया को घेर कर बराबर ढाल से बहता है, यानी तो उसमें जो मिट्टी है वो डिसॉल्व हो जाती है, जल के साथ घुल जाती है और बह जाती है, उसे चादर अपरदन या सीट इरेजन्स कहते हैं।
तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जैसे एक पूरे इस क्षेत्र की बात करें तो इस पूरे क्षेत्र की जो मिट्टी है घुल घुल कर पहले यहाँ आई और फिर इधर बह गई, यानी इस एरिया की जो मिट्टी है वो बह गई। यहाँ भी अगर देखें तो ये समान क्षेत्र से बहते हुए जल का प्रवाह इधर जाता है इस साइड में, तो वहाँ से जितनी भी मिट्टी है उसको घुलकर उसके साथ बह जाती है। इस इरेजन को हम सीट या चादर इरेजन कहते हैं। थर्ड देखें, पवन अपर्दन यानी विंड इरेजन्स, यानी जब पवनों द्वारा मैदान या ढाल क्षेत्र की मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहते हैं। यानी जो पवन है या विंड है वह अपनी तीव्र गति से निकलते हैं, तो जो खेत है या रेत है या अन्य भूभाग हैं वहाँ की मिट्टी को काटती हैं और अपने साथ उड़ा ले, जो उपजाऊ कण हैं, महीन कण हैं, उनको अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान उड़ा ले जाती हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग विंड इरेजन्स या पवन अपर्दन कहते हैं। देखिए ये छत्रक शिला है, आप कभी पीछे पढ़े होंगे। छत्रक शिला है एक पत्थर की शैल थी जो लगातार पवनों के टकराव के कारण नीचे से कट गई, ऊपर भी थोड़ी बची होती है। इसका कारण होता है कि नीचे के कण मोटे होते हैं, भारी होते हैं, तो नीचे ज़्यादा घर्षण होता है, और जितना ऊपर जाते हैं उतने कण हल्के होते हैं तो वहाँ घर्षण कम होता है। यह भी एक प्रकार का इरेजन है विंड इरेजन है। आगे देखें, यह भी विंड इरेजन्स है जो हमारे खेतों के धूल कण को उड़ा ले जाते हैं। यह भी विंड इरेजन्स है जो रेत के टीलों को अपने साथ काट कर एक स्थान से यहाँ के बालू को या धूल कण को दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमें मृदा संरक्षण सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना है। तो सॉइल कंजर्वेशन की कुछ विधियां हैं, उनको जानना है। तो सॉइल कंजर्वेशन है क्या? मृदा संरक्षण से तात्पर्य है उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं, यानी ऐसे मेथड्स या ऐसे विधि जो सॉइल को अपने स्थान से मूव होने से या अपने उसके मूविंग को रोकते हैं, उसी को हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। यानी कि मृदा संरक्षण की वह विधियां जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो सॉइल कंजर्वेशन refers to method द प्रिवेंट सॉइल फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इन प्लेस, यानी जो मूविंग को रोकते हैं उसी को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। तो पहला है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई यानी कि कंट्यूर्स प्लगिंग। तो कंट्यूर्स प्लगिंग की बात करें तो ये ढाल वाली भूमि पर होता है। तो ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखा के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहाव की गति घट जाती है, उसे समोच्च जुताई कहते हैं। यानी जिधर ढाल होता है उसके उल्टा, यानी उसके मतलब कि जैसे मान लीजिए ऊपर से नीचे को ढाल है तो हम उत्तर से दक्षिण को हल चला दें तो उसमें जो वाहिकाएं हैं वो खड़ी खड़ी वाहिकाएं बन जाएंगी, तो वर्षा का जल नीचे बहने में रुक जाएगा, या कहें कि उसमें उतनी स्पीड नहीं आएगी। आपको दिखाते हैं चित्र हम। देखिए ये है, यहाँ से दूसरे चित्र से देखेंगे, ये यहाँ पर ढाल है, यहाँ से नीचे को ढाल है, लेकिन हल कैसे चले हैं? समानांतर। ठीक है, ये भूभाग है, यहाँ भी इस भाग में ढाल है, आगे को इधर से इधर को ढाल है, लेकिन हल कैसे चले हैं? ऐसे। तो इसी को बताया गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों पर समोच्च रेखा के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल की बहाव गति घटती है, उसे ही समोच्च जुताई कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि, यानी कि स्टेयर टू ट्रैक्टेड एग्रीकल्चर्स, यानी कि पहाड़ी वाली भूमि भाग पर एक तो हमने समोच्च जुताई किया, दूसरा क्या कर सकते हैं कि दूसरा हम कर सकते हैं कि सीढ़ीदार खेत बना सकते हैं। यानी ढाल वाली भूमि पर सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि की जा सकती है, इससे भी मृदा अपरदन का नियंत्रण होता है। तो आपको दिखाते हैं कैसे ये काम कर सकते हैं। तो ये देखिए सीढ़ीदार खेत है, यहाँ पर्वतीय भाग से ये ढाल है, ये जो स्टेप बने हैं
इन स्टेप पर कृषि की जाती है। ये आपके पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का सीन है, जहाँ पर आप देखें ये एक सड़क गई है, ठीक है ना। इस सड़क से दूसरी सड़क यहाँ पर है और इस बीच में इतनी सीढ़ियाँ बनाकर इनको खेत के रूप में बदला गया है और ये चाय के बागान है, यानी टी यहाँ पर तैयार की जाती है। अगला है पट्टी कृषि यानी स्ट्रिप फार्मिंग। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटा जाता है और फसलों के बीच घास की पट्टी उगाई जाती है, जिससे पवनत जनित बल को कमजोर करती है। यानी जब पवनें तेज से आती हैं तो जो घास होती है वो जो है पवनों की गति को रोकती है और इससे जो है अपर्दन रुकता है। तो इसे स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं, यानी कि बड़े खेत हों तो बीच बीच में घास की पट्टियां लगाई जाएं। दिखाते हैं आपको, ये है स्ट्रिप फार्मिंग। देखिए ये एग्रीकल्चर से है, हो रही है यहाँ पर, और ये बीच में घास लगी हुई है, ठीक है ना। इस बीच में घास तैयार की गई है। यहाँ भी आप देखें ये घास तैयार की गई है, यहाँ भी देखें ये घास तैयार की गई है। तो इसे कहते हैं पट्टीदार कृषि। नेक्स्ट है रक्षक मेखला यानी शेल्डर बेल्ट्स। अब इसमें क्या होता है कि पेड़ों को कतार से लगाकर रक्षक मेखला तैयार करते हैं, जो पवनों की गति को कम करके मृदा अपरदन को रोकते हैं। इन रक्षक पेटियों को पश्चिम भारत में रेत के टीलों के स्थायीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो एक प्रकार से कहें कि जो ट्रीज हैं उनकी एक सिल्डर बेल्ट्स बनाई जाती है जो विंड के वेग को रोकने का काम करते हैं। तो ये देखते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, मतलब कि इसमें अगर कहें तो 1 रो 2 रो 3 रो 5 रो 6 रो 10 रो तक होते हैं। तो इसमें हम पहले तो सिंपल सा देखते हैं फर्स्ट नंबर के इस चित्र पर कि देखिए ये बीच के खेत हैं और ये जो है वृक्ष लगाकर यहाँ रक्षक मेखला तैयार की गई है, जिससे इधर से जाने वाली पवनों का इसमें इफेक्ट ना पड़े। दूसरा दिया गया है कि 3 स्टार बैरियर, यानी कि डोमिनेंट विंड जो आएगी, पहले छोटे वृक्ष लगाए जाते हैं, फिर उससे बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, फिर उससे बड़े वृक्ष लगाए जाते हैं, जिससे विंड जो है वो नीचे से ऊपर की ओर उठ जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है और यहाँ पर क्रॉप तैयार की गई है। थर्ड स्टेप पे देखिए वही दिखाया गया है, सो कैचेस। विंड ऊपर जाएगी, यानी कि यहाँ पर 10 रोज पर हैं, तो यहाँ देखें 3 6 3 9 1 10 पेड़ लगाए गए हैं। तो इनके द्वारा भी वही कार्य होगा कि छोटे वृक्ष बड़े वृक्षों को के सहारे पवन ऊपर की ओर उठती है और फिर इधर निकल जाती है। तो इस प्रकार से इसे रक्षक मेखला के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रक्षक मेखला के माध्यम से सॉइल इरेजन को रोका जाता है। तो सॉइल इरेजन है क्या, सॉइल इरेजन्स के टाइप्स क्या हैं, सॉइल कंजर्वेशन, आपको जो ये 4 बताए गए हैं इन 4 को बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। समोच्च जुताई क्या है, सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि से कैसे सॉइल इरेजन रोकते हैं, कंजर्वेशन करते हैं, स्ट्रिप फार्मिंग से कैसे सॉइल का कंजर्वेशन करते हैं, और रक्षक मेखला कैसे कंजर्वेशन करती है। तो इस प्रकार से ये वीडियो आपकी ख़त्म होती है और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आप इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी।